हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक हाल चाल। तो आज के अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोसेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे हम ग्रुप थ्योरी को हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर कुछ टॉपिक्स हमने बीच में छोड़ दिए थे, जैसे कि लैग्रांजस थ्योरम, और उसकी बात करने के लिए हम कोसेट्स की डिस्कशन भी करें। हमने फैक्टर ग्रुप पढ़ लिया था, हमें मालूम है कोसेट्स क्या है, वो भी हमने पढ़ लिया था। पर अब इसी चीज़ को अच्छे से पॉलिश करते हैं, कोसेट्स की डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर अपकमिंग वीडियो में हम चलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसेट्स की हेल्प से समझने वाली जो थ्योरम है लैग्रांजस थ्योरम पर। तो जो एक दो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई उनको कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज मेजरली हम अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, तो अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी स्कोप ना बच जाए ताकि किसी भी टॉपिक का। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको ज़रा बता देते हैं कि अगर चैनल पे उन्हें पहुंचना हो तो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे जाना है, सर्च बार में जाके ट्रिप वही में लिखना है, यूल बी गाइड टू दिस थिंग। इस आइकन पे क्लिक करें, ये आपका होम पेज आ जाएगा। लाइव वीडियो हमेशा होम पेज पे टॉप पे टैग्ड होती है, सो इट्स इजी टू चेक आउट। एंड उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे अलग अलग होम पेज पे सेक्शंस डिवाइड है, जैसे कि अपलोड्स का सेक्शन, आईटी एग्जाम एंड जितने भी हायर मैथमेटिक्स के एग्जाम है उनके लिए ये वाली सेक्शन है। इस सेक्शन में फर्दर प्लेलिस्ट हैं जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। अभी अपनी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो है अलजेब्रा वाली, ये वाली चल रही है। एंड इसमें हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, बस कुछ अधूरी चीज़ें उनको हम स्क्वीज़ इन कर रहे हैं। ठीक है, बस ये बात है। अब आज की वीडियो में हमें जो बात करनी है कोसेट्स के बारे में, उस पर चलने से पहले हम सीखते हैं कुछ ऐसा जो लाइफ में काम आए, जो कि हम हर वीडियो में टारगेट करते हैं कि भाई ज़िंदगी के बारे में सीखना ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है, आगे जाने, पैसे कमाने और अच्छे इंसान बनने, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। पढ़ाई भी हम इसीलिए कर रहे हैं, पढ़ाई उसके लिए एक कदम ही है उसकी ओर, तो एक कदम हम हर वीडियो में और ले लेते हैं। पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा सीखते हैं जो मैथ्स के साथ साथ लाइफ की कैलकुलेशंस में भी काम आए। ठीक है, तो जो सब ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको वेरी गुड इवनिंग दोबारा से। राहुल, सुकामल, नमन, हिमांशु, हाँ हो गए ना सब, और जो भी बाकी सब हैं। और करते हैं आज का श्लोक डिस्कस। एक संस्कृत का श्लोक है जो हमने संस्कृत वेबसाइट से लिया है, और ये महाभारत सबने सुना है, तो महाभारत के ही बुक के किसी पार्ट है। और इस श्लोक से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। थोड़ा सा भारी है, मतलब समझ में आ जाए तो लाइफ में यूज़ कर लेना, ना आए तो फिर दोबारा रीड करना जब फुर्सत मिले। ठीक है, अकिंचने ना मोक्षो अस्ति, किंचने नास्ति बंधनम, किंचने चेतरे चैव जंतुर्ज्ञानेन मुच्यते। तो संस्कृत का श्लोक है, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देयर इज नो रिडेम्पशन इन पॉवर्टी एंड नो बाइंडिंग इन प्रोस्पेरिटी। Whether there is poverty or prosperity, an individual gets liberation by conscience. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। आपने कभी डिस्कशन में अपने ऐसी बातें यूज़ करी हैं, जैसे किसी बात पे कि भाई तेरे पास तो घना पैसा है, 50 किले आते हैं, तभी ऐसे काम अच्छे कर रहे हो आप, है ना? तो ये हम मजाक में भी बोलते हैं, पर हम ये कहीं ना कहीं फील भी करते होते हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ रिच या फिर उसके पास काफ़ी पैसा है, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फ्रीडम्स हैं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, देखो मिनिमम बेसिक अमाउंट ऑफ मनी सबकी नेसेसिटी होती है, पर पुअर होना या फिर अमीर होना आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है आपके कॉन्शियंस के बारे में। लिबरेशन समझते हो? लिबरेशन मतलब कि यार इस दुनिया में रह के भी आप अपने आप को फ्री फील करो। बेसिकली लेके आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। लिबरेशन फ्रॉम दिस डेथ एंड बर्थ, लिबरेशन फ्रॉम दिस चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स। डेथ एंड बर्थ को महाभारत में अगर आपने पढ़ा हो गीता को, तो उसमें रेफर क्या किया जाता है कि बेसिकली दिस इज जस्ट द चेंजिंग ऑफ द क्लोथ्स ऑफ अ सोल। तो उन सब के बारे में ये रेफर कर रहे हैं, पर मोटा मोटा अगर जानना हो किसी को तो बस यही बात है। वो बता रहे हैं कि ये जो है ना, कि बहुत अमीर होने में भी कुछ स्पेशल नहीं होता और बहुत गरीब होने में भी कुछ स्पेशल नहीं होता। डोंट यूज इट एज अ टैग, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियंस। तो आप कैसे जीते हो लाइफ को, कैसे सोचते हो लाइफ के बारे में, इस पर डिपेंड करता है। ना ही दरिद्रता में कुछ एक्स्ट्रा संपन्नता होती है, और ना ही कोई बंधन होता है अमीर या गरीबी में। ठीक है, तो याद रखना इसको, अगर समझ में आ गया तो लाइफ में यूज़ करना। और चलते हैं अपने टॉपिक पर। कोसेट्स और लैग्रांजस थ्योरम ये चैप्टर का नाम है। हम गैलिन, जोसेफ गैलिन बुक रेफर कर रहे हैं, और उसमें 7 चैप्टर करके ये चैप्टर है। मेरे एडिशन में 7 चैप्टर है, आपके एडिशन में देख लेना कौन सा चैप्टर है। तो मैंने चैप्टर का नेम बताया, एज इट इज इसी चैप्टर को हम रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम आज करेंगे इसका पहला पार्ट, कोसेट्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, एंड देन विल मूव टू लैग्रेंजस थ्योरम इन द अपकमिंग वीडियो। अब कोसेट्स क्या चीज़ है?
ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स नहीं बता रहा है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये इनिशियल पैराग्राफ है इस चैप्टर का। मैं जनरली ऐसे पैराग्राफ्स भी जिनमें डेफिनेशंस और थ्योरम्स ना, उनको अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बुक के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसने भी किताब लिखी है कुछ कहना चाह रहा है, वो चाहता है कि आप इसे रीड करो, तो इससे बुक की लैंग्वेज की आदत होती है, बुक क्या कहना चाहती है और बुक के बारे में किस तरीके से सोचना है और सोचना कैसे है। यार बेसिकली मैथमेटिशियन बनने का मतलब थ्योरम्स रटना नहीं है, सोचना सीखना है। You have to learn how to think, and these paragraphs will ultimately take you there. They'll tell you कि आपने ये तो सोच लिया कि ठीक है मैम आज प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स पढ़ाने वाली हैं और कोसेट्स क्या होता है पढ़ाने वाली हैं, पर क्यों हो रहा है ये, क्यों कोसेट्स की चर्चा हो रही है, वेयर विल इट टेक अस। हर चीज़ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, तो हर चीज़ आपको क्यूरियस करे, आपके दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा करे, ये सिखाना चाह रहे हैं। चलो फिर पैराग्राफ पढ़ ही लेते हैं ना, इतना भी क्या सस्पेंस। In this chapter, we will prove the single most important theorem in finite group theory, Lagrange's theorem. अब सबने नाम तो सुना होगा इसका, Lagrange's theorem का नाम तो कोई नहीं मिस करता, पर वो बता रहे हैं सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी, इसको बहुत बड़ा दर्जा दे दिया कि वाहिद अकेली सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर कोई है फाइनाइट ग्रुप्स की, जब तक हम बात कर रहे हैं, तो वो Lagrange's theorem है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चलता जाएगा आगे। हम बहुत सारी थ्योरम्स हमने करी हैं, जो भी करा है उसका देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा इस थ्योरम को समझने के बाद। पर ये थ्योरम हम करेंगे अगली वीडियो में। इस थ्योरम को समझने के लिए कोसेट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। इन हिज बुक ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, I.N. हर्स्टन likened it to the ABCs for finite groups. उन्होंने कहा कि Lagrange's थ्योरम बेसिकली आप लगा सकते हो कि अल्फ़ाबेट्स की तरह है। जैसे हमें अल्फ़ाबेट सीखते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, तो अगर आपको फाइनाइट ग्रुप्स की लैंग्वेज सीखनी है तो इट्स ABC फॉर यू, Lagrange's थ्योरम। But first we introduce a new and powerful tool for analyzing a group, the notion of a coset. तो पहले हम कोसेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, then this knowledge of coset will take us to the Lagrange's theorem. And this notion, कोसेट का ये जो नामकरण है ये कहाँ से आया? This notion was invented by Galois in 1830, although the term was coined by G.A. Miller. तो नामकरण इन्होंने किया था और ये जो कंसेप्ट है ये गैल्वा जी लेकर आए थे। गैल्वा जी का नाम आपने बहुत सुना ही होगा, गैल्वा ग्रुप्स, गैल्वा थ्योरी, गैल्वा जी ने बहुत काम किया ग्रुप थ्योरी में, तो उनकी भी चर्चा होती रहेगी। चलें फिर, तो सबसे पहला काम है अपना डेफिनेशन की बात करना। तो नाउ विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या चीज़ है, कोसेट होता क्या है, हम सबको मालूम है। लेट्स जस्ट रिकॉल, ताकि जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो हमें पता हो कि हम किस चीज़ की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ें, रेडी। कोसेट ऑफ H एंड G, लेट G बी अ ग्रुप। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं जी, एक ग्रुप उठा लो। तो लेट G बी अ ग्रुप, यानी कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप एक ग्रुप उठा लो, फिर चलते हैं आगे। तो उठा लेते हैं ग्रुप, जो ये कह रहे हैं करते जाओ यार। तो लेट G कॉमा डॉट बी अ ग्रुप, उठा लिया ग्रुप, ठीक है। तो हमने एक ग्रुप उठा लिया जिसके साथ एक ऑपरेशन है। जैसे हमने ग्रुप उठाया हमें मालूम है उसमें 4 प्रॉपर्टीज आ गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। तो जब जैसे ग्रुप पढ़ा, ग्रुप बोलते ही 4 प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में राइट साइड में जैसे मैंने यहाँ बनाई ना, इसी तरीके से पॉइंट्स की तरह नोट हो जानी चाहिए। क्लोजर दिमाग में ऐसे बिल्कुल वो नहीं होता पिंग, जैसे गेम्स आप खेलते हो फोन पे कुछ क्लिक करते ही वो ऐसे राइट साइड में नोटिफिकेशन बॉक्स खुल जाता है, वैसे दिमाग में खुल जाना चाहिए। क्लोजर, एसोसिएटिव एंड क्या है, आइडेंटिटी, इनवर्स। हर एक पॉइंट पे ऐसे खुलना चाहिए। मैं तो लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसे पे इस तरीके से खुलना चाहिए बॉक्स, ठीक है। तो हमने एक ग्रुप उठा लिया, लेट H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी यानी कि खाली नहीं, कम से कम इसमें एक एलिमेंट तो होगा। अब हमने एक H क्या उठा लिया, सबसेट। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसेट की बात करें, सब ग्रुप अभी तक इन्होंने नहीं कहा है, ठीक है। सबसेट मतलब ज़रूरी नहीं है सब ग्रुप बने, कोई भी सबसेट उठा लिया। अब वो बोल रहे हैं अगली बात, पहले बोला G ग्रुप उठाओ, फिर उन्होंने कहा उसका एक सब ग्रुप नहीं सब सेट उठाओ। अब आगे बोल रहे हैं द सेट A टाइम्स H। अब एक नया सेट बना रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं उसका, इस टाइप से नाम रख रहे हैं AH। इसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, A टाइम्स स्मॉल h सच दैट स्मॉल h आर एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सबसेट H। एंड एक और सेट डिफाइन करें, H के राइट साइड पे A रख रहे हैं और बोल रहे हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, H टाइम्स स्मॉल a सच दैट स्मॉल h इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल H, ठीक है। और फिर एक और सेट, 3 सेट डिफाइन करें, AH A इनवर्स डिफाइन करें और बोल रहे हैं इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, AH A इनवर्स टाइप के सच दैट H बिलोंग्स टू H। एक्सक्यूज मी।
तो ये 3 टाइप के सेट्स उन्होंने डिफाइन करें, कर दिए। आगे देखते हैं। When H is a subgroup of G, the set AH is the left coset of H in G. अब उन्होंने पहले सबसेट डिफाइन किया कि सबसेट के केस में हम नए सबसेट्स तो डिफाइन कर ही सकते हैं, पर अभी हम इनको कोसेट नहीं बोलेंगे। जैसे ही हमने कह दिया कि H सबग्रुप है G का, फिर हम इनको कोसेट बोल देंगे। तो यहाँ पे पहली इन्फॉर्मेशन है कि ये सारा सामान उठा लो जो आपने उठाया। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही ये H जो हमने उठाया था ये सबसेट की जगह सब ग्रुप बन जाए। ये सब ग्रुप का नोटेशन है, ये सबसेट का था। जैसे ही सब ग्रुप बन जाए तो ये जो AH है इसे बोले थे हम लेफ्ट कोसेट, और जो H टाइम्स है इसे बोलते हैं राइट कोसेट ऑफ H इन G। किसका कोसेट है ये? H का G। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे ही बन गया अपना सब ग्रुप, when H is a subgroup of G, then this set AH is called the left coset of H in G containing A, whereas H is called the right coset of H in G containing A. In this case, the statement, the element A is called the coset representative of AH और HA। ठीक है, अब AH में कितने एलिमेंट्स हैं इसको डिनोट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ऑब्वियसली मालूम ही है, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी कैसे डिनोट करते हैं? अगर मैं कहूँ G ग्रुप में बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे डिनोट करेंगे। मैं बोलूँ बताओ H में कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे डिनोट करेंगे। तो बताओ कोसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो लेफ्ट कोसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे डिनोट करेंगे। राइट कोसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कोसेट की डेफिनेशन थी, हमने याद कर ली, सबको याद आ गई है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? होना तो नहीं चाहिए, पर है तो फिर एग्जाम्पल है हमारे पास, वो हमारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कोई ग्रुप उठा लो। कौन सा ग्रुप उठाया हमने, पहचानते हो सब इसको? बोल रहे हैं जी परमिटेशन का ग्रुप उठा लो S3। इसमें कौन सी परमिटेशन आती हैं? इसमें वो वाली परमिटेशन आती हैं, वो सारी परमिटेशन अल्फा जो कि डिफाइन हुई सेट से 1 2 n से लेके वापस इसी सेट तक 1 2 n सच दैट n इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा इज अ परमिटेशन। यही आता है ना इसमें, परमिटेशन मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शंस। तो इसमें ऐसे 1 1 ऑन टू फंक्शन आते हैं जो इस सेट से लेके इसी सेट पे वापस आ रहे हो। सबको सही लग रही है बात ये? अच्छा, नामकरण ही कर दो यार, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें? अब S3 में 6 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो आइडेंटिटी, एक आता है 1 2, एक आता है 1 3, एक आता है 2 3, एक 1 2 3, एक 1 3 2। सब जानते हैं इसको? अभी तक कुछ मैंने ऐसा नया तो नहीं लिख दिया जो आप नहीं जानते? सबको याद है अच्छे से? बढ़िया। तो ये हमने बनाया परमिटेशन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप 3 हमने बना दिया। बिल्कुल, हमें मालूम है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये बन गया अपना ग्रुप, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 मालूम है ये सब हमें। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब इसके कोसेट्स बनाते हैं। अब कोसेट इसके तो बनते नहीं है, सबसे पहले इसमें से एक सेट उठाना पड़ेगा, वो सेट जो है इसका सब ग्रुप होना चाहिए, फिर हम उसके कोसेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उठा लेते हैं कोई सेट। तो उन्होंने क्या कहा, कौन सा सब ग्रुप उठा लो? कोई भी 2 ऑर्डर वाला सब ग्रुप उठा लो। अब 2 ऑर्डर वाले सब ग्रुप में क्या होगा, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और एक कोई 2 ऑर्डर का एलिमेंट डाल दो, या तो ये डाल दो या ये डाल दो या ये डाल दो, कोई भी डाल दो। इन्होंने कौन सा डाले, 1 3 डाले। हम भी 1 3 ले लेते हैं, वरना 1 2 ले लो तो भी चलेगा। तो ये एक सब ग्रुप है कि नहीं? बिल्कुल है। एक और सब ग्रुप बना लो H2, आइडेंटिटी कॉमा 1 2, ये भी सब ग्रुप है। H3 बना लो, आइडेंटिटी कॉमा 2 3, ये भी सब ग्रुप है। ऐसे 3 ऑर्डर के भी सब ग्रुप बन जाएंगे, पर चलो हमें ज़्यादा पे क्यों जाना, हमें एक उठा लेते हैं। H1 उठाते हैं जो इन्होंने उठाया। ठीक है, अब बोल रहे हैं इनके कोसेट्स बना के देख लेते हैं ज़रा। तो इनके लेफ्ट के कोसेट कैसे बनेंगे? अब S3 के सारे एलिमेंट्स को उठा के H1 से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो लेफ्ट कोसेट बनते जाएंगे, है ना। तो स्पेशली इसी के लेफ्ट कोसेट बनाते हैं, H1 के बनाते हैं। तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को H1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? पूरा H1 वापस आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब अगले एलिमेंट 1 2 को मल्टीप्लाई करो H1 से, क्या आ जाएगा? वो बेसिकली 1 2 को आपको H1 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी से भी और 1 3 से भी। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 2, और 1 3 से करोगे तो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। बताओ जी, 1 2 इंटू 1 3 क्या होता है? तो 1 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 1, ठीक है, एंड 1 goes to 2, ये आ जाएगा 1 3 2। सहमत है सब इस बात से? ठीक है,
और एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते देखते जाओ, फिर जो भी आता जाएगा आता जाएगा। 1 3 भी कर लो, 2 3 भी कर लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 H1 से, यह आ जाएगा 1 3 टाइम्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ H1। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 3 इंटू 1 3। अब 1 3 इंटू 1 3 क्या होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट ही आना चाहिए, है कि नहीं? तो आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये वापस क्या आ जाने वाला है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 3, 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 1, 3 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 3। आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट कि नहीं? आ रहा है। ऐसे ही करके आप बनाते जाओ, ये बनते जा रहा है आपके पास लेफ्ट कोसेट। तो ये एक लेफ्ट कोसेट हो गया, ये भी एक लेफ्ट कोसेट, ये एक और बनाते जाओ, मिलते जाएंगे लेफ्ट कोसेट। तो कोसेट्स याद आ गए सारे। ऐसे ही आप H2 के भी कोसेट बना सकते हो, H3 के भी कोसेट बना सकते हो। कोसेट वाली डेफिनेशन समझ में आ गई, याद आ गई? तो हमने क्या किया, कोई ग्रुप उठाना है, ग्रुप का एक सब ग्रुप उठाना है, सब ग्रुप के एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते जाओ, लेफ्ट कोसेट आते जाएंगे, राइट से करते जाओ, राइट कोसेट आते जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यही चीज़ उन्होंने ट्राई करी है D4 में। D4 को पहचानते हो, अपना डायहेड्रल ग्रुप, भूले तो नहीं इसको, प्यारे से ग्रुप को अपने। तो D4 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, याद करो गौर से। एक तो R, R², R³ R4 विच इज सेम एज आइडेंटिटी, और होता है इसमें एक S, RS, R²S एंड R³ S। पहचानते हैं सब इसको। अब इसमें पहली 4 क्या होती हैं, रोटेशंस होती हैं अपनी। तो ये 4 बेचारी अपनी रोटेशंस हैं, और ये अपनी है सिमेट्रीज, रिफ्लेक्शंस। अब उन्होंने इसको अपने ओरिजिनल नाम से लिखा है, क्या लिखा है, R0। तो रोटेशन बाय 0 डिग्री बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको उन्होंने R0 लिखा है। और उसके बाद रोटेशन बाय 90 डिग्री ये रहा, फिर रोटेशन बाय 180 डिग्री, एंड ये हो गया रोटेशन बाय 270 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से एंड सो ऑन रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने क्या कहा, आपने D4 उठा लिया, आप D4 का एक सब ग्रुप उठा लो जरा। सब ग्रुप का नाम क्या रखा है, H या K, पता नहीं, स्टाइलिश सा कुछ बनाया, चलो मान लो H ही है, K भी लिख लो, क्या फ़र्क है, जो भी नाम है। उसमें उन्होंने 2 एलिमेंट्स डाल दिए, एक तो R0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक R180 डिग्री यानी कि R²। पहले तो देखो क्या है, सब ग्रुप बनता है। तो सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं, कोई ना कोई टेस्ट लगा के। हमें 3 4 टेस्ट आते हैं, एक तो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसमें फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगा लें तो उसमें क्या चेक करना होता है, बस क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपस में मल्टीप्लाई करके इसी में लाई करें, काम खत्म। E इंटू R² करो, R², E इंटू E करो, E आता है, R² इंटू R² करो, आइडेंटिटी आता है, सब इसी में लाई करें, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। देयरफॉर बाय कौन सा स्टेप, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, हमने कंक्लूड कर लिया सब ग्रुप तो बनता है। ठीक है, तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ D4। अब काम क्या रह गया, बस इसके कोसेट्स निकालना, तो कोसेट निकाल दो, लेफ्ट कोसेट निकाल दो, राइट कोसेट निकाल दो, सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो हमने सपोज निकाल दिया इसका R टाइम्स H वाले टाइप का कोसेट। एक कोसेट तो एक खुद ही आ गया, आइडेंटिटी टाइम्स H वाला। एक और कोसेट निकालते हैं R टाइम्स H, हो जाएगा R टाइम्स E R², दैट इज R R³। चलो ऐसे ही R² टाइम्स H निकाल लो, यह आ जाएगा R² टाइम्स E, R² इंटू R² इज आइडेंटिटी एलिमेंट फिर से, और यह आ जाएगा R², यह आ जाएगा R² कॉमा आइडेंटिटी, खुद ही आ गया है तो, एंड सो ऑन, चलते जाओ। ठीक है, तो ये बन गए कोसेट्स। तो कोसेट्स की डेफिनेशन सबको याद आ गई, कोई भूला तो नहीं? ऐसे ही सेम आप एग्जांपल देख सकते हो Z9 के केस में। Z9 को याद है सबको, कोई भूला Z9 को? नहीं भूला, याद है ना? तो Z9 कौन सी बला थी? Z9 था एक प्यारा सा अपना साइक्लिक ग्रुप, जो कि एडिशन मॉडुलो 9 के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर जाता है। इनफैक्ट ये रिंग भी होती है अपनी एक प्यारी सी, है ना? पर चलो रिंग को भी भूल जाते हैं, हम ग्रुप तक ही रहते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कि इक्विवेलेंस क्लासेस आती है। कौन सी इक्विवेलेंस क्लासेस? ये आती हैं 8 तक की इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका इन्होंने क्या किया, एक सब ग्रुप उठा लिया, वही करना है हमने। तो पहले तो हमने एक सबसेट उठाया, कौन सा, 0 3 6 वाला। अब बोल रहे हैं चेक करो ये सब ग्रुप है नहीं, फिर से चेक करो सब ग्रुप बनेगा ही नहीं। आप देखोगे फाइंड सब ग्रुप टेस्ट लगाओगे एंड वी कैन कंक्लूड दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ Z9। ठीक है, ले लिया हमने सब ग्रुप, यानी कि पक्की बात है कि H भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 9 ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अब इसके कोसेट्स बनाना स्टार्ट कर दो, कहानी खत्म, बस कोसेट बनाने। अब यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन टाइप के कोसेट्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ A टाइम्स H,
तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऑपरेशन है डॉट बीच में मतलब ऑपरेशन, तो उसका मतलब होगा 8 टाइम्स एडिशन मॉडलो 9h। तो बस यही करना है, करते जाओ। तो सपोज आपने निकाल लिया 0 + h निकालना है आपने, तो 0 + h मतलब 0 प्लस एडिशन मॉडलो 9h है ना, मॉड तो लगता ही जाएगा, तो लगाओ फिर। इसका मतलब h के सारे एलिमेंट्स में 0 ऐड कर दो। h के एलिमेंट्स क्या है 0 3 6, उसमें 0 ऐड करते जाओ, मॉड 9 लगाते जाओ, आप देखोगे खुद ही आ जाएगा वापस। चलो ऐसे ही 1 ऐड कर लो ज़रा। तो 1 का ऐड करने का मतलब भी क्या है कि एडिशन मॉडलो 9 ही हम लगा रहे हैं, ठीक है। 1 ऐड करते जाओ, मॉड 9 लगाते जाओ। 0 + 1 = 1, 1 mod 9 = 1, 3 + 1 = 4, 4 mod 9 = 4, 6 + 1 = 7, 7 mod 9 = वापस 7, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब हमने तो निकाला 147 1 + h। अब देखोगे आप 7 + h करोगे या 4 + h करोगे तो भी ये आ जाने वाला है। क्यों ऐसा होगा, मेरे को लगता है अब आपको हिंट मिल रहा होगा इस बात से, क्योंकि 4 और 7 इसके अंदर ही बैठे हैं। बस आगे यही प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है कि अगर हमने कोई कोसेट का एलिमेंट उठा के ही नया कोसेट बनाया तो वो बराबर कोसेट आएंगे। दैट इज AH करने से वापस H ही आ जाता है अगर A जो है कोसेट का एलिमेंट ही हम उठा लें। एक प्रॉपर्टी आप सीख गए हो अभी अभी। क्या सीखी कि अगर आपने AH निकाला और वापस वो H के ही बराबर आ गया, इसका मतलब कि वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पड़ा होगा, H के अंदर पड़ा होगा। ठीक है जी जी, एंड सो ऑन। कोसेट्स को आप समझ चुके हैं, है ना। सो द 3 preceding examples illustrate a few facts about cosets। अब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल बनाए थे आपने कुछ और प्रॉपर्टीज भी नोट करी होंगी, है ना, करी थी। सब मैं जानबूझ के नाम नहीं दे रही थी कि प्रॉपर्टीज के वक्त हम क्या पढ़ेंगे यार, पहले नाम ले लो सारे, है ना। About cosets that are worthy of our attention. First, cosets are usually not subgroups। ठीक है, कोसेट्स हम सब ग्रुप के बिना भी बात कर सकते हैं, तभी हमने बाद में सब ग्रुप की डेफिनेशन की थी। कोसेट जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप बने। पहली बात, कोसेट्स बनते सब ग्रुप के, एच सब ग्रुप होना चाहिए तभी उसके कोसेट बना सकते हैं, पर कोसेट बनने के बाद भी वो सब ग्रुप रहे ये जरूरी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लो। कोसेट्स जरूरी नहीं है कि हमेशा सब ग्रुप बने, ठीक है ठीक है। second important point is since AH may be the same as BH even though A and B are not same। हमने ये भी देखा कि AH और BH की वैल्यू सेम आ सकती है, जबकि क्या हो, ये देखो 1 + h की वैल्यू सेम थी एज 4 + h, जबकि ना तो 1 4 के बराबर है और ना ही 1 7 के बराबर, तो ऐसा भी पॉसिबल है। थर्ड, हमने देखा कि जब हमने 1 2 को h से मल्टीप्लाई करा या h को 1 2 से करा, जबकि ये कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास कोसेट्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, और कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है। 1 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आई जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है इसलिए ही ऐसा हो रहा है। कॉम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है यार, रिंग क्यों निकल रहा है मुझसे, ठीक है, ग्रुप नहीं है। These examples and observation raise many questions। यही क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आने चाहिए थे। क्या, when does AH and BH are equal, वो equal कब खड़े हो सकते हैं एक दूसरे के। दो AH and BH have any elements in common, do any of them have any elements in common? When does AH is equal to HA? लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर कब हो जाता है, और AH and BH have any elements in common, ये भी देख लिया। Which cosets are subgroups, कौन से कोसेट सबग्रुप फॉर्म कर जाते हैं। Why are cosets important? And the next Lemma theorem answer these questions सारे के सारे। And this lemma is the properties। अब करते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं पोस्टमार्टम, और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहती हैं। और ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में काफ़ी सारी देख चुके हैं, बाकी की आपको पता लग ही जाएंगी। ठीक है, तैयार है सब, करें फिर रीड प्रॉपर्टीज। ओके, रोहित सौरभ कुछ कह रहे हैं। रोहित का कहना है मैम लैग्रेंजेस थ्योरम के साइलो के बाद साइलो पैकेज भी पढ़ाना। ओके, और सौरभ का क्या कहना है। सौरभ का कुछ स्पेशल कहना नहीं है, ठीक है, करेंगे इस बारे में गौर फिर रोहित हम। चलो फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले वो पढ़ लेते हैं जो सभी बातों के लिए कॉमन है। अब सारी प्रॉपर्टीज के लिए एक बात कॉमन है, क्या, उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जी कोई ग्रुप है अपना, तो मान लो जी कोई डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। हमें मालूम है डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है, डॉट मतलब कोई भी दुनिया जहान का ऑपरेशन। तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड लेट एच बी इट्स सब ग्रुप। ये हमने पहले से ही मान लिया गिवन में कि एच क्या है जी, सब ग्रुप है जी का।
यानी कि दोबारा से H डॉट भी एक ग्रुप बन रहा होगा सेम डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अब बोला दो एलिमेंट्स भी उठा लो जो G के हैं, A कॉमा B बिलोंग टू G, ये सब पहले ही बता दिया, ये सभी प्रॉपर्टीज के लिए कॉमन है। देन अगर हमारे पास एक सब ग्रुप है और दो एलिमेंट्स हमने ग्रुप से उठा लिए जिसमें से वो सब ग्रुप निकल के आए, तो ये निम्नलिखित प्रॉपर्टी सारी सही हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी, A बिलोंग्स टू AH। वो कह रहे हैं कि जिस एलिमेंट से कोसेट बना रहे हो वो एलिमेंट तो पक्का कोसेट में होगा ही। अगर आपने H सब ग्रुप उठाया तो पहली बात तो बताओ, अगर H सब ग्रुप है तो क्या आप ये मानते हो या नहीं कि एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट H में होगा? होगा। अब आपको मालूम है आपने जब कोसेट AH बनाया तो एक बार ही आपने A को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया होगा, करा होगा कि नहीं? तो पक्की बात है ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो A ही आया होगा, इसलिए A हमेशा AH में बिलोंग करता है। सहमत है इस बात से सब? ठीक है। प्रूफ के तौर पे एक लाइन इन्होंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, क्योंकि A को हम मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी एलिमेंट से तो A ही आता है, वो हमेशा कोसेट में होता ही है। ठीक है। ऐसे इसके प्रूफ्स बहुत ट्रिवियल होते हैं इसलिए मैं हमेशा स्किप करती हूँ, पर मैंने सोचा चलो आज फोटो लगा देते हैं, देखते रहना आप साथ साथ में, देख लो क्या हर्ज है ना। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी कि AH जो है वो पूरा का पूरा H कब बन जाता है? सिर्फ तब जब A H में बिलोंग करे। जैसे कि H हमने कोसेट ले लिया कुछ ऐसा, कैसा याद करो, आइडेंटिटी कॉमा 1 2, याद है? ऊपर लिया था ना हमने, किसका कोसेट सबसे सब ग्रुप लिया था हमने? S3 का। ठीक है, हमने सब ग्रुप ले लिया S3 का। अब जरा इसको हमें देखना है कि किस केस में H जो है वो H के बराबर ही आ जाएगा। तो आपके पास आंसर है सिर्फ उसी केस में जिसमें आप इसको आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो या खुद के खुद 1 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो H इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स H एंड इट इज इक्वल टू 1 2 टाइम्स H। ठीक है, और हमें ऊपर देख चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि एक बार में एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करके फिर दूसरा बाद में मल्टीप्लाई करो ऐसे, या फिर AB को मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे करो तो ये सेम आंसर आता है। क्या कह रहे हैं? बेसिकली एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं कि आप इस तरीके से कैलकुलेट करो। किस तरीके से? ऐसे, पहले BH निकाल लो, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर A लगा लो, या फिर एक ही बारी में पहले AB कैलकुलेट कर लो उसके बाद उसके ऊपर H लगा लो, एक ही बात है। सेम गोज फॉर राइट कोसेट्स। ये तो लेफ्ट कोसेट्स की बात हो गई, राइट कोसेट भी सेम बिहेवियर शो करते हैं। पहले H के साथ A मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसके साथ B मल्टीप्लाई करो, या फिर H के साथ इकट्ठे A और B का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब प्रोडक्ट का मतलब जरूरी नहीं प्रोडक्ट ही लेना है, यहाँ पे सम भी हो सकता है। बेसिकली कह रहे हैं इन सबके बीच में एक ऑपरेशन लगा है, डॉट ऑपरेशन। दिख रहा है? इनविजिबल ऑपरेशन नहीं दिख रहा था आपको इसलिए मैंने लगा दिया। और ये डॉट ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी स्पेशली डिफाइंड ऑपरेशन है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सब? ये ऑपरेशन है ना, लोग भूल जाते हैं इसलिए मैंने लगा दिया, ऑपरेशन है यहाँ पे। यानी कि ऐसे हो सकता था A प्लस B प्लस H, अगर एडिशन ऑपरेशन होता है सेम एज A प्लस B पहले कर लो और बाद में उसको H में ऐड कर दो, या फिर राइट कोसेट के केस में H प्लस A प्लस B इज सेम एज H प्लस पहले A प्लस B कर लो फिर उसको ऐड कर देना H में। ट्रिवियल सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप निकाल के देखोगे हमेशा ये बात सही होल्ड करेगी। एक लाइन में इन्होंने अपना क्या कहते हैं स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है। ये तो सेकंड प्रॉपर्टी का, ये तो आप देख लेना। ये रहा थर्ड प्रॉपर्टी का, दिस फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट कि क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप में होल्ड करती है, ये वाली तो बस एसोसिएटिविटी से ही आ रहा है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप में होल्ड करती है, सब ग्रुप में भी होल्ड करेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा। तो दिस इज फॉलोइंग फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, AH और BH आपस में तभी बराबर होते हैं जब A BH में बिलोंग करता हो। जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पर, कहाँ गया 1 प्लस, ये देखो, ये देखा था हमने अभी, हमने देखा कि 1 प्लस H जो है वो बराबर हो गया 4 प्लस H के। कैसे बराबर हुआ? क्योंकि 1 प्लस H और 4 प्लस H में से आप देखो 1 जो है वो 4 प्लस H के इसलिए बराबर हो गया बिकॉज 4 बिलोंग्स टू 1 प्लस H, या फिर आप ये भी कह सकते हो बिकॉज 1 बिलोंग्स टू 4 प्लस H, एक ही बात है। यानी कि ये वाला जो नलायक एलिमेंट है ये इसमें बिलोंग करता है, इसीलिए इसके कोसेट्स बराबर हो गए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने अच्छी भाषा में कि AH और BH तभी बराबर होते हैं व्हेन A बिलोंग्स टू BH। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्लियर? चलें अगली प्रॉपर्टी पर। AH इज इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ, ये भी एक तरीका है कहने का कि AH और BH सिर्फ तभी बराबर होंगे जब AH और BH में कुछ कॉमन ना हो।
कॉमन हो नल सेट। नहीं, ये कह रहे हैं या तो बराबर होते हैं कोसेट या उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, यानी कि ऐसे कोसेट्स नहीं होते जिसमें एक आधा एलिमेंट कॉमन होता है। चलो ऊपर चलते हैं वापस, कोसेट्स देखो जरा। 0 प्लस एच देखो 036, 1 प्लस एच देखो 147, 4 प्लस एच देखो दोबारा से 147। अब देखो इनमें या तो कुछ कॉमन नहीं होता या फिर सारा का सारा कोसेट ही बराबर होता है। अगला देखो 2 प्लस एच, देखो क्या है यहाँ पे 258। अब देखो कुछ भी, तीनों कोसेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या तो कोसेट्स डिसजॉइंट होते हैं, कुछ कॉमन नहीं होना यानी कि डिसजॉइंट होते हैं, या फिर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट, एच इंटरसेक्शन बी एच इज नाइदर नल सेट, यानी कि इसको कहते हैं डिसजॉइंट होना, या फिर दे आर इक्वल। तो कोसेट्स आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट, या तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा तो फिर पूरे बराबर ही होंगे। देख रहे हो? ठीक है, अगला है 6 प्रॉपर्टी। सौरभ आइदर वे इट्स ट्रू। यार देखो सौरभ की बात स्पष्ट करते हैं। 6 प्रॉपर्टी पहले रीड करते हैं। ए एच इज इक्वल टू बी एच। प्रॉपर्टी नंबर 6 से कहाँ गई भाई 6 का प्रूफ, ये रहा 6 का प्रूफ है, देख लेना जरा। है तो है नहीं इसमें कोई बात, पर चलो कोई बात नहीं, देख लो। हाँ, तो 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एच और बी एच आपस में बराबर तब होते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। सौरभ कह रहा है मैं इनवर्स बी क्यों कह रहे हो आप, इसकी जगह ये कहो क्या ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। भाई दोनों बातें सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि एच क्या गिवन है हमारे पास, सब ग्रुप गिवन है ना। और आप ये देखो एच इज इक्वल टू बी एच को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी एच इज इक्वल टू एच। तो आइदर वे यार, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। ओके सौरभ? और पहली बात, एच सब ग्रुप है, तो अगर ए इनवर्स बी बिलोंग करेगा तो बी इनवर्स ए भी करेगा, तो सब करने वाला बिलोंग। ओके, क्लियर है सौरभ? क्यों आपको ऐसे कंफ्यूजन हुई थी? क्लियर? हाँ, तो अब मुद्दे पे चलते हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रही है? प्रॉपर्टी कह रही है दो कोसेट्स तब बराबर होते हैं जब इन ये जो है ना ए और बी एलिमेंट्स, इनको उठा लो, अलग से उठा लो, एक का इन्वर्स करो दूसरे से मल्टीप्लाई करो, कोई भी एक का इन्वर्स करो दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग कर जाए। एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। कहाँ गया अपना एग्जाम्पल प्यारा सा? 1 प्लस ये हमने देखा था 1 प्लस एच 4 प्लस एच के बराबर आ रहा है ना? क्यों आ रहा है करके देखते हैं जरा। 1 का इन्वर्स करो और 4 में ऐड करो, देखते हैं क्या वो बिलोंग कर जाएगा। तो 1 इन्वर्स क्या होएगा? देखो हम कौन से ग्रुप की बात करें, Z9 में, तो 1 इन्वर्स हो जाएगा 8 और 4 का इन्वर्स हो जाएगा 6। ऐड करो, यहाँ पे ऐड का मतलब क्या है, एडिशन मोड लो, 9। 4 का इन्वर्स 6 होएगा? नहीं, 4 का इन्वर्स 5 होगा, 9 में, 10 में नहीं। तो 4 का इन्वर्स होगा 5। ठीक है, करो जरा 8 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 13। उस पर लगाओ मॉड 9, क्या आया? 4 आ गया वापस। तो आपने देखा जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे, मान लो ए हमारा 1 था और बी हमारा 4 था, हमने क्या किया, ए इनवर्स बी करा। तो जैसे हमने ए इनवर्स की बी किया वो वापस 4 आ गया। दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू आर, कहाँ बिलोंग करता है? एच में बिलोंग करता है। एच क्या लेके चला था हमने? 036, तो एच में बिलोंग नहीं करता। अगर हमारा ए इनवर्स बी करने पे एच में बिलोंग ना करे तो क्या हो जाता है, वो बराबर नहीं होते। वो बराबर सिर्फ तब होते हैं जब ए इनवर्स बी करके एच में बिलोंग कर जाए। कहाँ गई है प्रॉपर्टी, खो जाती है ये। तो ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, श्रुति चंद का कहना है मैम प्रॉपर्टी नंबर 4 में ए बिलोंग बी एच ही होगा, बी बिलोंग टू एच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रॉपर्टी नंबर 4 में? श्रुति का कहना है कि मैम प्रॉपर्टी नंबर 4 में चलो ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू बी एच। क्यों ऐसा, क्यों श्रुति? हमने अभी देखा था श्रुति, देखो 4th नंबर प्रॉपर्टी में देखो, 4th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए एच बी एच तभी बराबर होंगे अगर ए बिलोंग कर रहा है बी एच में। अच्छा, हमने अभी देखा था 1 प्लस अपना एच था और 4 प्लस एच बराबर आ रहे थे, और आइदर केस में 1 भी बिलोंग कर रहा था और 4 भी बिलोंग कर रहा था, दोनों साइड में क्या दिक्कत है? अब ये देखो ना, एच बिलोंग बी एच अगर इम्प्लाई करे कि ए बिलोंग्स टू बी एच, तो इसको दूसरे तरीके से लिख दो, बी एच इज इक्वल टू एच। तो अब ये क्या इम्प्लाई कर देगा? ये इम्प्लाई कर देगा बी बिलोंग्स टू एच।
तो ये क्योंकि जनरल है तो ये दोनों साइड ट्रू है। ओके ठीक है प्रद्युम्न, हम समझ गए कि आपने बहुत दिनों बाद ज्वाइन करा है, तो आप इसको 1000 बार क्यों लिख रहे हो, एक बार में समझ में आ जाता है भाई। ठीक है सौरभ रोहित, आपको अपनी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है या मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है? सौरभ रोहित श्रुति बता दीजिए, चले आगे या क्लियर है सबको? शैल वी मूव अहेड? चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर। दो कोसेट्स का ऑर्डर बराबर होता है, AH इज इक्वल टू BH। दो कोसेट्स में हमेशा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। रीजन, कोसेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? अगर H में मैंने कहा कि 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, तो इसमें मैं कितने मर्जी बार एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दूं AH, क्या होगा? AH का मतलब क्या हो जाएगा? A टाइम्स A टाइम्स B, A टाइम्स C, A टाइम्स D। अब आंसर चाहे जो भी आए, इसमें आएंगे तो 4 ही एलिमेंट्स ना। तो अगर H में 4 एलिमेंट्स हैं तो फिर AH में भी कितने होने वाले हैं? 4 एलिमेंट्स ही होने वाले हैं। अब किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी उसमें 4 एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, तो फिर बेसिकली अगर दो कोसेट्स हैं जिसमें कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स से हमने बनाए हैं तो उनका ऑर्डर हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर कब होते हैं? कब होते हैं जी, याद करके बताओ। जब H क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। और H नॉर्मल कब बन जाता है? जब उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब H इज इक्वल टू AH A इनवर्स। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप होएगा तो लेफ्ट और राइट कोसेट्स बराबर होंगे, याद है? तो इसलिए हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स को भी पढ़ा था। बिल्कुल। और अगली चीज वो कह रहे हैं कि एच सब ग्रुप कब बन जाता है जी का? एच सब ग्रुप तब बन जाता है जी का जब A बिलोंग कर जाए H में, है ना? तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज आपने देखा कि 9 प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम चीजें आपस में रिलेटेड है, कुछ अलग है भी नहीं इनमें। ठीक है, आप इनके प्रूफ्स भी रेफर कर सकते हो, जोसेफ गैलिन में एज इट इज लिखे हुए हैं एक लाइन में, कुछ नया नहीं है। बेसिकली ये सब आपको पता होनी चाहिए, एक बार अपने आंखों के सामने से गुजरी होंगी तो समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज कहती क्या है। तो आपने देखा कि अपनी प्रॉपर्टीज देख ली है, कुछ ऐसी बहुत डिफिकल्ट बात नहीं थी किसी प्रॉपर्टी में। क्लियर है सबको? कोई डाउट? आप पूछो कोई डाउट रह गया तो किसी भी प्रॉपर्टी में, तो हम उसके लिए अलग से एक नया एग्जाम्पल कर लेंगे अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है। रोहित, हिमांशु, श्रुति, सौरभ, विशाल, भारती। भारती का कहना है मैम बी का इनवर्स क्यों किया है वो बता दो। क्यों किया है? क्यों का क्या मतलब है? अभी तो बताया ना। देखो ऐसे बात है श्रुति, हमने कहा AH और BH आपस में तब बराबर होंगे कब? जब A इनवर्स B हम करें तो वो वापस H में लाई कर जाए, है ना? इस बात से सेटिस्फाइड हो आप श्रुति? तो आपने कहा कि मैम इसको आपने B इनवर्स क्यों लिख दिया? मत लिखो, नहीं लिख रहे, ठीक है? नया प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, इसके बाद नया प्रॉपर्टी रखेंगे P। अब नई प्रॉपर्टी का नाम है P2। उस प्रॉपर्टी को अब भूल जाओ। अब मैं कह रही हूँ BH रिप्लेस A एंड B, ठीक है ना? रिप्लेस कर दो, कुछ नहीं कहा मैंने। और रिप्लेस तो कर सकते हैं क्योंकि A और B कोई भी रैंडम एलिमेंट्स है, तो रिप्लेसिंग A विद B एंड B विद A, ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि रैंडम आर्बिट्री एलिमेंट्स है तो रिप्लेस कर दो। तो BH इज इक्वल टू AH इफ एंड ओनली इफ। अब B की जगह लिखना है B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। ठीक है, क्लियर है भारती? अब तो अगर आपको वन साइड समझ में आ गई तो दूसरी अपने आप ही बन रही है बेटा। H सब ग्रुप है, ये भी याद रखो हमारे पास। ठीक है, नमस्ते वैजंती जी, आप लेट हो गई। हिमांशु पूछ रहे हैं आपकी टाइमिंग यही है क्या? हिमांशु नहीं, टाइमिंग ना रोज अलग होती है, ये बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, मेरे को टाइमिंग प्रॉब्लम रहता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर हाँ, टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो टाइमिंग रोज अलग जैसी ही होती है, कोई स्पेशली फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, तो आप उसमें एडजस्ट करें थोड़ा सा। वैजंती करिए, आज का टाइम मिस हो गया, कोई बात नहीं वैजंती, रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही, तो आप स्टार्टिंग से दोबारा देख लेना। प्रद्युम्न का पूछना है थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टी को याद कर लें क्या? यही पूरी मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है? नहीं प्रद्युम्न, याद नहीं करना, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप क्वेश्चन की तरह लोगे, इसको सोचोगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसमें याद कुछ करना ही नहीं है, याद करोगे तो भूल जाओगे। तो याद तो करना ही नहीं है हमें, यहाँ पे कुछ भी हमें समझना है।
हम हर प्रॉपर्टी, हर चीज़ का एग्जाम्पल क्यों करते हैं? हमने आज डेफिनेशन पढ़ी, सबसे पहले हमने कोसेट्स क्या होता है वो पढ़ा, जब हमने कोसेट पढ़ा उसके बाद हमने एग्जाम्पल क्यों करा उसी वक्त? इसलिए कि वो प्रैक्टिस करके दिमाग में उतर जाए, ये याद ना करना पड़े, कुछ भी याद नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ समझना है। डेफिनेशन पढ़ो, समझो एग्जाम्पल से, अगले एक से नहीं समझ में आई दूसरा एग्जाम्पल पढ़ो, समझो। ठीक है प्रद्युम, इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट समझना। ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एक से नहीं समझ